नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स पे पर। मेरा नाम है विशाल परिहार। हर दिन सुबह 7 बजे करते हैं हम लोग द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन। आज है मंडे, तारीख है 9। दोस्तों आज काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओलंपिक्स हो चुके हैं ख़त्म। ओलंपिक्स में क्या रही परफॉर्मेंस इंडिया की, कैसे कैसे इंडिया ने परफॉर्म किया और बाकी सारी कंट्रीज ने क्या परफॉर्म किया, इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो थोड़ा डिस्कशन हम इसका करेंगे। बाकी कुछ जनरल चीजें हैं हमारी इकोनॉमी को लेकर भी आर्टिकल आया हुआ, तो एक डिस्कशन हम उसका भी करेंगे, है ना। अब रुक जाओ जरा, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अपन लोग। चलो देखो, एक अच्छी बात देखो लिखी हुई है यहां पर, कितनी शानदार बात कही गई है। Promise yourself that no matter how hard it goes or how hard it gets, you will never give up on your dream। होता यह है कि कई बार आपको कोशिश इतनी ज्यादा करनी पड़ती है, आपके सामने इतनी दिक्कतें आती हैं, आपको लगता है यार गिव अप कर दो, अपने ड्रीम्स को गिव अप कर दो, बट गिव अप नहीं करना है। ड्रीम को गेट करने के लिए चाहे जो आप काम कर रहे हैं, हाउ हार्ड इट गोज, बट आपको लगातार लगे रहना है, कुछ भी हो जाए। ये चीजें होती कब है दोस्तों? कल एग्जाम हुआ, मैंने एक चीज फेस करी, रियलाइज करी। कल एग्जाम रिव्यू के नीचे कमेंट बॉक्स पर जिन लोगों का अच्छा हो गया, अटेम्प्ट अच्छे हो गए, अच्छी बात है, बढ़िया है, चिल। जिन लोगों का अच्छा नहीं हो वो लोग बड़े परेशान कि सर 2 बार हो गया, अब क्या करें। मतलब डेफिनेटली बुरा लगेगा जो 2 बार से आप तैयारी कर रहे हैं, 2 बार आप एग्जाम दे चुके हैं, उसके बाद भी आपका जो अटेम्प्ट है वो अच्छा नहीं हुआ, अटेम्प्ट आपका कम हुआ, तो फिर एक बड़ा परेशानी लगती है। सब लोग करके आ रहे, हम नहीं कर पा रहे। आप पता है क्या करो, आप ये देखो कि दिक्कत आ कहां रही है, हार मत मानो। आप ये देखो कि जहां जहां कमियां है, कमियां क्या है, कमियां को पहचानो, उसके बाद उस पर काम करो, बहुत जरूरी है दोस्तों। वरना चाहे 2 बार क्या 20 बार भी उसी हो जाएगा, हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, डिमोटिवेट होंगे और हम कहेंगे कि हमने मेहनत कर रहे हैं और काम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता ना, हमें देखना पड़ेगा गलती हो कहां रही है, कमियां आ कहां रही हैं, है ना। ये आप देखिए, पहचानिए, मैथ्स देखिए, रीजनिंग देखिए, इंग्लिश देखिए, सीखिए, आगे बढ़िए, ठीक है। परेशान मत होइए, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, आर्टिकल में क्या है डिस्कशन करते हैं, आओ समझते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, पॉजिटिव रहो और पढ़ते जाओगे, जो काम तो आएगा ही, वेस्ट थोड़ी ना होगा, बट डायरेक्शन सही होनी जरूरी है। देखो पहला आर्टिकल दोस्तों इसी को लेकर है, हमारे ओलंपिक्स को लेकर है, डिटेल डिस्कशन इसको करेंगे हम। दूसरा आर्टिकल दोस्तों ये है, इकोनॉमी को लेकर है, तो हम इसको पढ़ने वाले हैं। तीसरा आर्टिकल दोस्तों यहां दिया हुआ, अफगानिस्तान में फिलहाल तो यूएस ट्रूप बाहर निकल गया, तो ऐसी एक सिचुएशन बता रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी जब यूएसएसआर का पूरा चारों पूरे वर्ल्ड में चल रहा था ना, तो यूएसएसआर भी पहले अफगानिस्तान में ही था। तो थोड़ा डिस्कशन इसका है, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हमारे इंडिया में कोल प्लांट्स है, कोल प्लांट जो पुराने हो चुके हैं, उसको हम किससे फिर से एक तरीके से री एनर्जाइज कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो उसको लेकर कुछ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम जरा पढ़ेंगे, हमारे लिए काम आएगी, कुछ चीजें इसमें एडवांटेजेस है। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहां आ जाओ। बेसिकली यहां बोला जा रहा है वोडाफोन और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, तो इनको लेकर एक केस चल रहा था। उस केस में जो पक्ष आया वो वोडाफोन की तरफ आया, टैक्स को लेकर विवाद था। थोड़ा सा इस पर भी नजर डालेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नई चीजें नहीं है, बट हाँ दोबारा क्यों आया, तो कुछ कुछ पॉइंट अपने पास नए हैं, उन पॉइंट्स को समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आओ वोकैब लिखना शुरू करते हैं दोस्तों, एक एक करके इसकी सारी वोकैब लिखते हैं 1 बाय 1 और नोट करते चले जाओ, है ना। आओ वोकैब के साथ साथ देखो एक चीज ये भी है ना, रेगुलरली दोस्तों हम लोग सुबह पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश को, और अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर 13वां सेशन होगा, 12 सेशन हो चुके हैं हम लोगों के, सेशन नंबर 13 होगा। डेली 20 क्वेश्चन करते हैं, जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता वो लोग आ जाना, डेली हम यूट्यूब पर ये पढ़ रहे होते हैं। साथ में डेली शाम के 4 बजे हम कर रहे होते हैं एक टेस्ट, तो आज शाम के 4 बजे फिर से हम करेंगे टेस्ट, जो कि होगा आपका अनअकैडमी स्पेशल पर, तो स्पेशल पर आकर टेस्ट देंगे। स्पेशल पे टेस्ट कैसे देते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, मेरा नाम ढूंढो विशाल परिहार, मेरी प्रोफाइल में आना, टेस्ट आपको दिख जाएगा, स्पेशल के सेशन में आगे टेस्ट देंगे। चलिए वो क्या आप नोट करना शुरू करो दोस्तों, एक एक करके। पहला वर्ड आपके लिए देखो, पहला वर्ड आपके लिए HURL, हर्ल।
हर्ल का मतलब वैसे किसी चीज को उछालने को बोलते हैं हम हर्ल, है ना। सो थ्रो और इंपेल समवन और समथिंग विद ग्रेट फोर्स, ये उछालना आपका हर्ल कहलाया दोस्तों, वर्ब की तरह यूज होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला वर्ड है आपके लिए क्वाड्रेनियल। क्वाड्रेनियल में वर्ड के लास्ट में IAL ऐसे करके दिया ना, तो यूजुअली ऐसे याद रखो, वर्ड के लास्ट में AL होगा तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, और ये आपका क्वाड से बना है। क्वाड का मतलब चार, हाँ, क्वाड का मतलब चार, चार मतलब रिकरिंग एवरी 4 इयर्स, कोई काम हर चौथे साल में हो रहा है, तो वो आपका क्वाड से बनता है, दैट इज क्वाड्रेनियल। तो ये आपका ओलंपिक्स के सेंस में यूज हुआ है, लास्टिंग फॉर या फिर रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, तो वही आपका क्वाड्रेनियल कहलाता है, एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज हुआ है। अगला वर्ड है क्यूमुलेटिवली, लिखते जाओ। क्यूमुलेटिव आपका एडजेक्टिव होता है, वर्ड के लास्ट में IV होगा तो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव में LY लग जाएगा तो बन जाएगा एडवर्ब, और ये आपका एडवर्ब भी बना हुआ है क्यूमुलेटिवली। तो क्यूमुलेटिव होने का मतलब क्या है, कोई चीज इकट्ठा हो गई, अब कोई काम होना, क्यूमुलेटिव होना ये होता है। सो हमने देखा इन अ वे, एक ऐसा तरीका दैट इंक्रीजेस इन क्वांटिटी, जो कि क्वांटिटी में बढ़ा हुआ है, डिग्री में, फोर्स में, बाय सक्सेसिव एडिशंस, उसमें कुछ चीजें ऐड कर करके आपने किसी चीज को बड़ा कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिवली। कोई चीज कैसी है, क्यूमुलेटिव तरीका क्या है उस चीज का, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब की तरह दोस्तों यूज हुआ है, इसको नोट कर लो। आगे लिखो दोस्तों, अगला वर्ड है आपके लिए मीगर। अगला वर्ड है आपके लिए मीगर। मीगर आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। मीगर का मतलब है कोई भी चीज थोड़ी सी, अल्प है, थोड़ी सी है, वो होती है मीगर। हमने लिखा ऑफ समथिंग प्रोवाइडेड और अवेलेबल, कोई चीज जो प्रोवाइड हो रखी है, अवेलेबल है, लेकिन इन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में कम है, क्वालिटी में कम है, तो वो कम होना, थोड़ा होना, अल्प होना आपका मीगर कहलाता है, एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखिए, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज हुआ, याद रखेंगे। अगला वर्ड है सप्लांट। सप्लांट है, वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है एक चीज को हटा दिया, अब दूसरे को वहां पर रख दिया, यानी कि उसको रिप्लेस कर देना, आपका सप्लांट कहलाता है। रिप्लेस कर देना सप्लांट कहलाता है। हमने लिखा है यहां पर सुपरसीड या फिर रिप्लेस करना, हटाना हिंदी में लिख दिया, दैट इज सप्लांट, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। वर्ब की तरह दोस्तों यूज हुआ है, इसे याद रखेंगे, लिखते जाओ, साथ के साथ लिखने के साथ साथ बोलते भी जाना है। जैसे मैं बोल रहा हूं, बोलने से होगा क्या, आपको वो याद होता रहेगा। सिर्फ वीडियो देखकर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके सुन के वीडियो बंद नहीं कर देना है, वीडियो देखना है, साथ में बोलते भी रहना है। बोलने से आपको याद होता है, ब्रेन में कब कहां सेट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, बट वो याद होता रहेगा, तो बोलते जरूर जाना मेरे साथ के साथ। अगला वर्ड है मेडन। मेडन आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ये टर्म आपने बड़ा सुना होगा, जैसे कि मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब फर्स्ट स्पीच, तो कोई भी चीज जो फर्स्ट होती है, पहली बार हो रखी होती है, वहां पर इसको हम यूज कर लेते हैं एडजेक्टिव की तरह। हमने लिखा बीइंग और इन्वॉल्विंग द फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर एक्ट ऑफ इट्स काइंड, इस तरीके का कोई भी चीज जो फर्स्ट, पहली बार हो रखा है, वहां पर आप इस टर्म को यूज कर लेते हैं मेडन। वो मेडन स्पीच हो जाती है, मेडन प्राइजेस हो जाते हैं, मेडन एनीथिंग, किसी भी चीज में आप लगा सकते हैं, फर्स्ट टाइम कोई चीज आपकी हो रखी है, दैट इज द मेडन, उसे हम मेडन की तरह दोस्तों यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों आपके लिए, दैट इज बोल्स्टर। बोल्स्टर है, वर्ब की तरह यूज हुआ है, जिसका मतलब है सपोर्ट और स्ट्रेंथन, किसी चीज को सपोर्ट करना या फिर मजबूती देना, रीइंफोर्स कर देना, दोबारा से एनर्जी दे देना, ये आपको कहलाता है दोस्तों बोल्स्टर। वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। वर्ब की तरह यूज होता है, इसको याद रखेंगे रेगुलरली। आगे बढ़ चलते हैं, अगला वर्ड है कॉन्टिंजेंट। देखो कॉन्टिंजेंट जो वर्ड है ना दोस्तों, दो तरीके से यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। जब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो कोई भी चीज कभी भी हो जाना, आकस्मिक जो घटनाएं होती है ना, उनको हम कहते थे वो चीजें आपकी कॉन्टिंजेंट इवेंट्स हैं। जैसे कि पैंडेमिक आ गई, कॉन्टिंजेंट इवेंट हो गया, आपका अर्थक्वेक आ गया, ऐसी चीजें कॉन्टिंजेंट हो जाती हैं। बट वही कॉन्टिंजेंट जब एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं होता, नाउन की तरह यूज होता है, तो उसका मतलब हो जाता है ए ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ कॉमन फीचर। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, उन सब में कुछ चीजें कॉमन है, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को भी हम कॉन्टिंजेंट ही कहते हैं, नाउन की तरह दोस्तों यूज होता है। ऐसे दोस्तों याद रखिएगा, तो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप, ये आपका कॉन्टिंजेंट कहलाता है दोस्तों, नाउन की तरह यूज होता है। इसको लिख लो दोस्तों सभी लोग, इसको सब लोग लिख लो दोस्तों, कॉन्टिंजेंट कैसे करके हमारा ये यूज हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है टेंटलाइज।
द वर्ड कैन बी न्यू, ये आपके लिए नया हो सकता है, टेंटलाइज वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है आपके सेंसेस और आपके डिजायर्स को एक्साइट कर देना, बढ़ा देना, आपके सेंसेस बढ़ा देना, डिजायर्स बढ़ा देना, वो बढ़ाना, एक्साइट करना आपका टेंटलाइज कहलाता है दोस्तों, वर्ब की तरह यूज होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखिएगा। अगला वर्ड है दोस्तों MAR, मार। MAR, मार। मार का मतलब है मार लगाना नहीं, लेकिन याद रख सकते हो, मार का मतलब है इंपेयर द क्वालिटी, किसी की क्वालिटी को खराब कर देना, हाँ, अपीयरेंस को खराब कर देना, स्पॉइल कर देना, तो वही आपका मार होता है। मार से आप याद रहेगा, ठीक है, मार से याद रहेगा, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, ऐसे करके याद रखो। दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड, स्क्रीनशॉट लें, फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। डन, परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों, ये हो गया अपना यहां तक। एक काम करेंगे, बस एक काम ये करेंगे कि 1 मिनट का वेट करेंगे आप, बस। चलो डन, आ जाओ अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं दोस्तों। स्लाइड नंबर 2 लिखेंगे वर्ड आपके सामने है अकंपनी। अकंपनी इज अ वेरी कॉमन वर्ड ना। अकंपनी का मतलब किसी के साथ साथ कोई काम होते जाना, उसे हम अकंपनी कहते हैं, वर्ब की तरह यूज होता है। इसके अलावा बी प्रेजेंट और अकर एट द सेम टाइम, मतलब वही हो गया, किसी के साथ साथ प्रेजेंट होना, एट द सेम टाइम आप प्रेजेंट हो रहे हैं, एट द सेम टाइम कोई चीज हो रही है, अकर हो रही है, उसे हम कहते हैं अकंपनी करना। और प्रोवाइड अ कॉम्प्लीमेंट और एडिशन टू, साथ में किसी को कुछ एडिशनल प्रोवाइड करना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब एडिशनल कुछ प्रोवाइड करना होता है, तो वो भी आपका अकंपनी कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट है एल के बाद ई, यानी कि कुछ भी एडिशनल प्रोवाइड करना, वही कॉम्प्लीमेंट होता, आई लगा होता, दैट मीन्स किसी की तारीफ करना, तो आई वाला नहीं है, ई वाला है, कुछ ऐड करना। ऐसे करके दोस्तों याद रखिएगा अकंपनी यूज हुआ है वर्ब की तरह। ठीक है, अगला वर्ड है आपके लिए एनजेंडर। एनजेंडर है वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है किसी की वजह से कुछ होना, किसी की वजह से कुछ होना, दैट इज एनजेंडर। सो कॉज और गिव राइज टू अ फीलिंग, सिचुएशन और कंडीशन, किसी की वजह से कोई फीलिंग, सिचुएशन, कंडीशन को बढ़ावा मिलना, वो बढ़ना, ये आपका बढ़ावा मिलना, वो बढ़ना आपका एनजेंडर कहलाता है दोस्तों, वर्ब की तरह यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला वर्ड है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट है, यूजुअली होता क्या है, ईएनटी लिखा होता है ना दोस्तों, बहुत गौर से सुनो, ईएनटी लिखा होता है तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर एमईएनटी पूरा लिखा होगा ना तो फिर वो नाउन की तरह यूज होता है। ऐसे करके याद रखना, तो ये भी नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो जो मैं बता रहा हूं ना कि ऐसा वर्ड के लास्ट में होगा तो नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, इसको दोस्तों याद रखना। तो ऐसे इसे भी याद रखना है, प्रेडिकामेंट है, नाउन की तरह यूज हुआ है, विच मींस ए डिफिकल्ट, अनप्लीजेंट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन। खराब, अनप्लीजेंट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन को हम कहते हैं दैट इज द प्रेडिकामेंट। आप पहले से कह रहे हो कि ये चीज हो सकती है, तो उस स्थिति को हम बताते हैं प्रेडिकामेंट। ऐसे करके दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला वर्ड है फोस्टर, अ वेरी कॉमन वर्ड। फोस्टर मतलब एनकरेज करना, अभी भी मैंने एग्जांपल दिया था। फोस्टर मतलब एनकरेज करना, किसी भी चीज को बढ़ावा देना। सो एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग डिजायरेबल, कि ऐसा होना चाहिए, तो उसको बढ़ावा देने को आप फोस्टर कहते हैं। वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखेंगे। अगला वर्ड है आपके लिए ऑगर, AUGUR, ऑगर। ऑगर का मतलब एक प्रकार का साइन है जो कि आपको बता रहा है कि क्या हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, तो वो आपके संकेत दिखाना ऑगर कहलाता है। हमने लिखा ऑफ एन इवेंट या फिर सर्कमस्टांस पोर्टेंट अ गुड और बैड आउटकम, जो कि एक अच्छा या बुरा आउटकम के बारे में बताता है, वो संकेत आपका ऑगर कहलाता है, कि कुछ अच्छा हो रहा है या फिर बुरा हो रहा है, उसके संकेत देना ऑगर कहलाता है। अगला वर्ड है EBB, इट्स एब। EBB, एब। एब आपका वर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक है, विच मीन्स ऑफ एन इमोशन, क्वालिटी, ग्रेजुअली जो डिक्रीज हो रही है या फिर डिमिनिश हो रही है।
कोई क्वालिटी है जो कि धीरे 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 कम हो रही है, उस क्वालिटी का धीरे धीरे कम होना आपका एब कहलाता है दोस्तों, वर्ब की तरह यूज होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, एब कहलाता है, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, इसे याद रखेंगे। अगला और आखिरी वर्ड आपके लिए दैट इज रीनिन। रीनिन का मतलब होता है किसी भी चीज के काम में कंट्रोल लगा देना, लिमिट लगा देना। समवन और समथिंग, किसी पर्सन में, किसी काम में लिमिट लगा देना, कंट्रोल लगा लेना, उसको हम कहते हैं दोस्तों रीनिन। याद रखिएगा, ये है आपकी सेकंड स्लाइड। अब सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम न्यूज़पेपर पर फिर से चलेंगे। ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। चलो डन, स्क्रीनशॉट डन हो गया, बढ़िया। अच्छा, अब जरा फिर से सुनो, आप में से सभी लोग दोस्तों, जितने लोग यहां पर हैं, सभी लोग एग्जैक्ट टाइम से आइए रेगुलरली। जितने भी लोग लेट हो गए रेगुलरली, सुबह 7 बज जाए, 7 AM, 7 AM होते ही द हिंदू एडिटोरियल आप लाइव देखना शुरू करो। बहुत सारे बच्चे जिनको भी लगता है ना उनका इंग्लिश वीक है, कैसे हम अपनी रीडिंग को इंप्रूव करेंगे, तो आओ अब मैं यही आपको बताता हूं इंप्रूव कैसे करना है। जितना ज्यादा हम पढ़ के समझ पा रहे हैं ना, बस वही आपके लिए मेन है। ग्रामर तो चीजें इतनी इजी होती हैं, आप थोड़ा दिमाग लगा हुए पढ़ लोगे, बट रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रामर। अब वो कैसे करेंगे आओ देखेंगे उसको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों न्यूज़पेपर पर। अभी तक अच्छा लग रहा है तो आई नीड 1 लाइक फ्रॉम एवरीवन। हर किसी से एक लाइक चाहिए मुझे, फटाफट से, जरा फटाफट से एक लाइक बटन पर प्रेस करके मेरे को बता दो कि जी सर अच्छे से समझ में आ गया है हमें। ठीक है, आओ पढ़ लेते हैं न्यूज़पेपर पे। साथ में आज दोस्तों 9 बजे भी जुड़ जाना। ठीक है, 9 बजे जो हम लोग पढ़ेंगे ना इंग्लिश, उसमें भी ऐड हो जाना, तो आप अपना डेली 20 क्वेश्चन जो है उसके टारगेट को पूरा करेंगे। गोल्डन आर्म यही पढ़ते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब ये तो खैर सबको पता ही है, आप में से सभी लोगों को। ये लो, अपने पास एक गोल्ड भी आ गया है, अरे वाह, है ना। 7 मेडल आ चुके हैं अब तक, और उन 7 मेडल के बारे में एक जर्नी दी है गोल्डन आर्म। अब जरा हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और इंडिया की रैंक कितनी है जरा बताना, मेडल के हिसाब से इंडिया की किस पोजीशन पर इंडिया है जरा मुझे बताना। मैं थोड़ा आपको ये भी चेक कर लूं आपको कितना मालूम है, कितना आप अवेयर हैं। ठीक है, इंडियन स्पोर्ट पर्सन, अब आप देखो साथ के साथ पढ़ना जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन शोड सेल्फ बिलीव, इन्होंने सेल्फ बिलीव दिखाया है एट द ओलंपिक्स में टू रिटर्न विद रिकॉर्ड टैली, एक रिकॉर्ड टैली के साथ रिटर्न करते हुए दिखाया। ओके, इंडिया टुक ऑन अ गोल्ड ग्लो एट टोक्यो ऑन सैटरडे एज नीरज चोपड़ा हर्ल्ड द जेवलिन, ये जेवलिन थ्रो ही तो था जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलाया है, टू फैच द कंट्री इट्स फर्स्ट ओलंपिक्स गोल्ड। ये फर्स्ट ओलंपिक्स गोल्ड मिला कंट्री के लिए इन ट्रैक एंड फील्ड में। सो अपना यहां पर एक बढ़िया, लोगों के अंदर अच्छी अलग ही खुशी थी कि यार अब तो जीत गए, बस मजा आ गया, एक गोल्ड आ गया, अब मजा आ गया, है ना। कौन सी पोजीशन है, 48th पोजीशन है, जो लोग बता रहे हैं 47th, और जो लोग बता रहे हैं और 50s में बता रहे हैं, 43 भी बता रहे हैं दोस्तों, 48th है, 48th है। अब ये अलग अलग कैसे बता रहे हो, 47 का काउंट करके बता रहे हो क्या कहीं पढ़ा तो होगा ना, ये 47 इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे हो गया, मतलब आधे ज्यादा लोग 47 कह रहे हो, आधे ज्यादा मतलब आधे के आसपास लोग कह रहे हैं 47 भी 48 भी, इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे हो गया। कहीं लगता है गलत कहीं पढ़ लिया होगा आपने, वो लगता है गलत पढ़ लिया होगा। 48th है दोस्तों, 48th। ठीक है, आ जाओ। अब जरा ये देखो स्टोरी टाइप है, कुछ नया नहीं आर्टिकल में ना, स्टोरी टाइप है। अब आपको देखो पूरी स्टोरी टाइप से पढ़ते चलते हैं, हमने यहां से पढ़े। ठीक है, नीरज विनिंग एफर्ट एट 87.58 मीटर कैप द फाइनेस्ट एवर परफॉर्मेंस मानी गई बाय इंडियन स्पोर्ट्स पर्संस इन द क्वाड्रेनियल ग्लोबल स्टेज में, यानी कि जो 4-4 सालों में ये होते हैं। इंडिया वॉन 7 मेडल, 7 मेडल इंडिया ने जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर्स एंड 4 ब्रॉन्जेस, एंड क्यूमुलेटिवली एज्ड पास द प्रीवियस बेस्ट, सब प्रीवियस बेस्ट ऑफ 6 में एट 2012 में रहा था, जो लंदन गेम्स से उसके बाद से अब का ये रहा है, तो बढ़िया ही इंप्रूव हुआ है पहले से। For a country resigned to a meager yield and none of the Olympics since its debut 1900, जब पहला ओलंपिक हुआ था 1900 में, इंडिया ने डेब्यू किया था, मतलब इंडिया के लिए जो पहला था, तब से लेकर था। लेटेस्ट एडिशन वाज लेडन विथ रिचेस, तो अब का जो एडिशन उसमें काफी कुछ इंडिया ने गेन कर लिया है।
एट 23, अब ये नीरज चोपड़ा के बारे में बता रहे हैं। एट 23 नीरज हैज द वर्ल्ड एट हिज फीट एंड द स्काईज टू एम फॉर। पूरा का पूरी दुनिया अब सामने है और स्काई अब सामने है पूरा पूरा एम करने के लिए। देखो सिंपल सी बात है, आपका फोकस बहुत जरूरी है। मेरे बताने से पहले आप लोगों ने इंटरनेट पे सब पूरी स्टोरी सुन ली होगी, नीरज चोपड़ा की स्टोरी, किस तरीके से कैसे कैसे कोई व्यक्ति आगे बढ़ता और उसने बहुत आगे तक पहुंच जाए। कल आप एक चीज अगर आप सोचें, जैसे जो लोग कहते हैं ना कि यार मेरे पास एक जॉब है और मैं काम कर रहा हूं, मैं दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, इसके साथ मुझे ये बड़ी दिक्कतें होती हैं, उन सबके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल, आप जब खुद आप में से बहुत से लोग होंगे जो कि कहीं काम कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, साथ के साथ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, आपके अंदर मोटिवेशन आ गया होगा जब आपने न्यूज़ परसों सुनी होगी कि यार हाँ यार जब बाकी लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं। और हमारा तो बैंक का एग्जाम है यार, चुटकियों में निकलता है, होता ही कितना है बैंक का सिलेबस, इतना सिलेबस होता है इतना सा। आपने ग्रेजुएशन करी है, आपने इतनी मेहनत करके 12th और 10th के एग्जाम पास किए होंगे, तो ये तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। बस ये कि आप थोड़ा भूल गए हो, आप जो जिस लेवल से पहले पढ़ाई किया करते थे उस लेवल से आप पढ़ाई नहीं करते हो, इसीलिए तो आप पीछे हो जाते हो, और तो कोई बात ही नहीं है। होशियार तो आप हो ही, आपने 12th और 10th का बोर्ड एग्जाम निकाला है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप जानते हो। बहुत से लोग तो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बाहर जॉब करते हैं, दिमाग तो लगाते हो ना। जो लोग घर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जो महिलाएं हैं, मेहनत तो आप कर ही रहे हो ना, दिमाग तो सबके अंदर है। बस थोड़ा सा आप जब डाउट अपने ऊपर आया करे ना, तो चेक किया करो आपने अभी तक क्या क्या किया है, आपको अपने आप ही मोटिवेशन आ जाएगा, कोई बाहर से नहीं, खुद से मोटिवेशन आए, है ना। आओ जरा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो कभी ऐसे घबराना नहीं, सब कुछ अचीव करोगे, टाइम लगेगा, कॉन्टिन्यूसली बस लगे रहो। द इंडियन आर्मी मैन हैज ग्रोन इन स्टेचर एंड टू सप्लीमेंट जर्मन, अब ये इनके केस में था ना जोन्स विटर, तो सप्लीमेंट करके अब ये आगे आ गए। अंटिल नाउ द वर्ल्ड्स बेस्ट जुविलियन थ्रोअर, यही अभी तक सबसे बेस्ट जुविलियन थ्रोअर थे, वॉज नो मीन टास्क। तो अब इसके बाद फिलहाल अभी नीरज चोपड़ा बन चुके हैं। सो नीरज गोल्डन ट्राइस वॉज स्पेशल, ये स्पेशल था एट मेनी लेवल्स पर। इट वॉज इंडियाज मेडन गोल्ड, ये इंडिया का पहला गोल्ड था एथलेटिक्स एट द ओलंपिक्स, वाइल नॉर्मल पिचयार्ड हैड वॉन 2 सिल्वर्स, उन्होंने 2 सिल्वर जीते थे 1900 में, उसके बाद से ये पहला था, तो काफी स्पेशल था। और साथ में इसमें तो था ही पहला, शुरू में मिल भी नहीं पा रहा था, है ना। और इस बार तो काफी सारे रिकॉर्ड्स आए, हॉकी का भी आया अपने इंडिया के नाम ना, तो काफी एक अलग ही इस बार का माहौल था। इट वॉज ऑल्सो इंडिया सेकेंड इंडिविजुअल्स गोल्ड, इंडिया का जो इंडिविजुअल गोल्ड था, सेकेंड इंडिविजुअल गोल्ड है एट द गेम्स आफ्टर शूटर अभिनव बिंद्रा हिट बुल्सआई एट बीजिंग इन 2008 के बाद ये था। दैट नीरज हैड प्रीवियसली वॉन गोल्ड्स, पहले भी गोल्ड जीते हैं, इसमें नहीं, एशियन गेम्स में जीते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते हैं, आर ऑल पॉइंटर्स टू अ जर्नी, ये सब जर्नी के पॉइंटर्स हैं, दैट इज ऑन क्रूज मोड, व्हाइल हिज कोच क्लॉस बॉटनीज कीप्स अ क्लोज वॉच, जब वो उनको मतलब पूरी की पूरी गार्ड करते हैं, सिंपल सी बात ये। ओके, तो ये स्टोरी हमने पढ़ी, कितने कितने कैसे कैसे करके गोल्ड अभी तक जीते हैं, सिर्फ ओलंपिक्स में ही नहीं, साथ में बाकी गेम्स में। और आगे आ जाओ, तो स्टोरी वर्ड बाय वर्ड समझते जाओगे। नीरज डैश ऑफ मैजिक सीजन इन स्वेट एंड मसल, तो ऐसे करके ये मैजिक सामने नहीं आया, इसके लिए पसीना बहाया गया है। फाउंड मिरर इमेजेस विद इन द इंडियन कॉन्टिजेंट, और इसी तरीके के हमें मिरर इमेजेस अभी हमें मिलते हैं। मिरर इमेजेस का मतलब उसी तरीके के टैलेंटेड पीपल। रेसलर बजरंग पुनिया वॉन ब्रोंज, इन्होंने ब्रोंज जीता इन द मेंस फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम बाउट में, पिनिंग डाउन कजाकिस्तान डुलेट निजाबेवोक नेम है इनको पुल डाउन करते हुए। ओके, इट ऑल्सो बोल्स्टर्ड इंडियाज मेडल्स किटी, इसने भी इंडिया के मेडल किटी को और बढ़ावा दिया। दैट हैड प्रायर कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसका पहले कॉन्ट्रीब्यूशन होता था फ्रॉम मीराबाई चानू से, मतलब स्टार्ट यहां से हुआ, स्टार्ट तो यहीं से हुआ। लोवलीना बोरगोइन, रवि कुमार दाहिया, पीवी सिंधु एंड द मेंस हॉकी टीम, तो टीम तो खैर वो पूरी है, बट इंडिविजुअल में ये लोग थे। तो फाइनली अपने पास एक गोल्ड भी आ गया। अब ये पूरा का पूरा ओलंपिक्स चला, इन ओलंपिक्स में यूएस सबसे पहले रहा। चाइना की पोजीशन क्या है जरा मुझे बताना, इंडिया की पोजीशन में तो आपने कंफ्यूज कर लिया अपने आप को, चाइना की पोजीशन बताना क्या रही। व्हाट स्टूड आउट वाज द इंडियन कॉन्टिजेंट्स बिलीफ, क्या लोगों के ग्रुप में क्या बिलीफ में क्या रहा,
दैट दे कैन कॉम्पीट, वो ये रहा कि वो कॉम्पीट कर सकते हैं। वो कौन? इंडियंस कॉम्पीट कर सकते हैं ऑन लेवल टर्म्स विद देयर फैंसाइड राइवल्स, जितने भी राइवल्स है उसमें। क्योंकि देखो अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडिया काफी पीछे है बाकी सबसे, बट हाँ कंपेयर ना करके आप खुद से कंपेयर करोगे तो इंडिया आगे। और बाकी क्या कर, अपने देश में स्पोर्ट्स को ऐसा बढ़ावा नहीं दिया जाता। स्पोर्ट्स को बढ़ावा अब तो भी दिया जाने लग गया है पिछले 10-15 सालों से, वरना क्या है कि स्कूल्स में जो भी थोड़े से आप स्टेट बोर्ड के स्कूल होते थे वहां ऐसा कोई खास बढ़ावा नहीं दिया जाता था। बाकी जितने भी स्कूल आपके ऐसे होते थे जहां पर ज्यादा फोकस कराते थे, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कराते थे, 15-20 सालों से थोड़ा फोकस कराने लग गए हैं धीरे धीरे। अब थोड़ा और फोकस होने लग गया है, इस तरीके के आपको मोटिवेशन और मिलेगा तो स्कूल्स में और फोकस कराया जाएगा। वरना स्पोर्ट्स का मतलब, खेलकूद का मतलब खेल रहा है तो बिगड़ जाएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट रहता था। वो कॉन्सेप्ट चेंज होना बहुत जरूरी है। चाइना की पोजीशन सेकंड है, ओके वेरी गुड, चलो इतना तो पता है आपको, वेरी गुड। तो ये चीजें हैं जो बट धीरे धीरे अब चेंज होंगी। इट शोड इन अदिति अशोक्स गोल्फ लाइन एंडेवर, इनकी कोशिश में एज शी केम टेंटलाइजिंगली क्लोज टू सिल्वर बिफोर अ रेन मार डे आउट एट द ग्रीन्स, undid her rhythm and the Bangalorian finished at the 4th spot। इस चक्कर में इनका पीछे रह गया, बट ठीक है। When the curtains were lowered on the latest Olympics on Sunday, कहने का मतलब है जब पर्दा गिरा का मतलब वही माहौल बना रहे हैं, मेरा मतलब का सिंपल का मतलब है ओलंपिक्स खत्म हुए संडे को, इंडिया स्टोरी जो थी was largely driven by नीरज। लो तो कहां से स्टार्ट हो रही थी स्टोरी इंडिया की? लार्जली ड्रिवन बाय नीरज, हॉकी रिनाइसेंस एंड विमेन पावर, वाइल शूटिंग प्रूव्ड अंडरवेलमिंग, जिसको अंडरवेलमिंग मान रहे थे। तो वो चीज अब सामने से आई, स्टोरी पूरी पूरी इंडिया की ये बनकर आई। अमंग द रेस्ट इट वॉज स्टेटस क्यो, बाकी सारी चीजें एज इट इज रही, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना लेट द मेडल्स टैली, वो उन्होंने लीड ही किया, फर्स्ट पे यूएस, सेकंड पे चाइना, विद होस्ट जापान एंड ग्रेट ब्रिटेन फॉलोइंग विद जापान और ग्रेट ब्रिटेन। While India was placed 48th in the table, India 48th पोजीशन पे रहा। उसेन बोल्ट स्टारडस्ट was miss, उसे मिस किया गया, but Jamaica's एलाइन थॉमसन हेरार एडेड जेस्ट, इसमें एडिशन जेस्ट का मतलब ये हो जाता है कि इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिखा, while setting a new Olympic record, नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए, वो रहा 10.61 सेकेंड्स का इन दी विमेंस 100 मीटर स्प्रिंट रेस में। तो इस रेस में ये वाला एक और रिकॉर्ड आया, तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड थोड़े थोड़े हैं अपने पास। स्टोरी ये रही, पैंडेमिक की वजह से डिले हुआ एक साल ये गेम, द गेम्स बाय अ ईयर, बट इट मार्चेस ऑन अनहाइंडर्ड, बट ये रहा, चलता रहा बिना रुके, व्हाइल द फैंस लुक फॉरवर्ड टू द 2024 वर्जन एट पेरिस। अगला अब होगा पेरिस में, फैंस देखेंगे, फैंस के साथ में जरूरी क्या है कि अपने यहां पर कितना ज्यादा बढ़ावा मिलता है। अपने यहां बढ़ावा मिलता है वैसे पढ़ाई लिखाई को, कि आप पढ़ो लिखो थोड़ा आगे बढ़ो, ठीक है, अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई में भी जो अपना एजुकेशन का तरीका है पढ़ाने का, वो काफी ज्यादा मतलब एक पुराना टाइप का है। हम लोगों ने और आप लोगों ने जो पढ़ा काफी पुराना टाइप का है। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी काफी अच्छी है। इसको तो अब आप लोगों ने देखा, ये अगर एजुकेशन पॉलिसी आपके और हमारे टाइम पर होती तो हम और आप लोग काफी सारी ऐसी चीजें सीख गए होते। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट जिसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी आपने लिया होगा सब्जेक्ट, नहीं यार हमारा मन तो नहीं, लेकिन वो तो लेना पड़ेगा, है ना। तो वो चीजें नहीं होती, शायद आप कुछ और कर रहे होते, तो वो शायद वाली चीजें अब हमारे साथ तो नहीं, बट जो हुआ सो हुआ, आगे क्या हो सकता है वो वाली बात है। बहुत जरूरी है अपने देश में ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। अपने देश में यार इतना सारी जनता है, इतना सारा टैलेंट है, सब एक ही फील्ड में नहीं जा सकता है, सब एक ही फील्ड में जाएगा हो ही नहीं सकता। तो सबके पास टैलेंट, अगर आपने उस एरिया को भी बढ़ाया तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे नीरज चोपड़ा मिल सकते हैं, और न जाने कितने गोल्ड इंडिया को मिल सकते हैं। तो बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि आर्टिकल है, आपको समझ में आ गया? मुझे बताएं। जी सर, इजीली हमने समझा और समझने की कोशिश की, सबको समझ में आ गया, सब लोग मुझे बता दो। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले आर्टिकल की तरफ, ठीक है, अगले आर्टिकल की तरफ, है ना। हाँ सर, मैथ्स दिला दिया। अरे लोगों की बड़ी समस्या होती है, सर हमें मैथ्स दिला दिया, हमें केमिस्ट्री पसंद नहीं है, हमें ये पसंद नहीं है। अब अपने आपके पास चॉइस है, ये बहुत अच्छी बात है, आप वो चीज पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना। चलो, चीजें सुधरेंगी जब आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जाओगे, बहुत सी चीजें बदलेंगी और आपके
हक में जब चीजें आएंगी और आपके अंडर में कुछ होगा तो आप सजेशन जरूर देना यार, जब अपने डिपार्टमेंट में रहोगे आप। चलो, टाइट रोप वॉक किसकी बात हो रही है? इकोनॉमी की। पहले मेरे को एक बार थम्स अप पर प्रेस करके बताओ, समझ में आ गया सबको? लाइक बटन में प्रेस करके बताना कि जी से समझ में आ गया। और सुनो, 9 बजे यूट्यूब पर मिलोगे कि नहीं मिलोगे? इसके 1 घंटे बाद 9 बजे हम लोग करेंगे इंग्लिश की क्लास। आप सबको मिलना है 9 बजे यूट्यूब पर, ठीक है? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर आप इंग्लिश कर रहे होंगे, क्वेश्चंस करते हैं डेली बेस। यहां पर हम रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग करो, वहां से क्वेश्चन करो। शाम 4 बजे हम टेस्ट लेते हैं, बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना, ठीक है? बढ़िया सीखते चले जाओगे, है ना? आओ जरा पढ़ते हैं। टाइट रोप वॉक किसकी बात हो रही है? हमारे यहाँ इकोनॉमी की हालत खराब है। इकोनॉमी की हालत खराब है तो उसे कैसे सही किया जाए? इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो उसे कैसे पकड़ा जाए ताकि बढ़े ना? ये सारी की सारी काफी सारी जो चीजें, इन सब का ध्यान देने की बात हो रही है। तो कैसे ध्यान दिया जा सकता है? इस तरीके से, ठीक है? तो आओ जरा पढ़ लेते हैं कि करके। टाइट रोप वॉक, द आरबीआई शुड नॉट अंडरमाइन। आरबीआई को अंडरमाइन करने की जरूरत नहीं है। अंडरमाइन का मतलब होता है कम आंकना किसी चीज को, वैल्यू कम करना। इट्स ऑन क्रेडिबिलिटी, खुद की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करने की जरूरत नहीं है। बाय डिलेइंग स्टेप्स टू रीन इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स डिले कर रहे हो तो डिले ना करो। मतलब डिले करके आप कर रहे हो कि अभी नहीं ले रहे स्टेप, अभी नहीं ले स्टेप ले रहे, क्योंकि आप अंडरमाइन कर रहे हो। अंडरमाइन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या स्टेप है, क्या लिए जा सकते हैं, जरा पढ़ते हैं। पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, एक एक करके सब समझ में आएगा। गवर्नर शक्तिकांत दास स्टेटमेंट, इनका जो स्टेटमेंट है अकंपनाइंग द आरबीआई लेटेस्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट, जो आरबीआई की लेटेस्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट के साथ होता हुआ है, वो ये हाईलाइट करता है इनका स्टेटमेंट, द बाइंड दैट मॉनेटरी अथॉरिटीज फाइंड देमसेल्व्स इन, कि भैया मॉनेटरी अथॉरिटीज खुद उसमें फंसी हुई हैं। While the central bank's growth, यानी आरबीआई की जो ग्रोथ सपोर्टिव एक्शंस हैं, मेंटेनिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, वो बेंचमार्क बनाए हुए इंटरेस्ट रेट का कि यार इससे कम नहीं कर सकते, एट अ डिकेड लो, जो कि पूरे डिकेड में सबसे कम है, एक पूरे दशक में। इंश्योरिंग एम्पल लिक्विडिटी, वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि काफी हद तक लिक्विडिटी बनी रहे, कैश फ्लो बना रहे। एंड एन अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस, और एक एनर्जेटिक, अकोमोडेटिव का मतलब होता है एडिशनल, किसी चीज को बढ़ावा देना, उसका एक पॉलिसी स्टांस भी बना रहे, यानी वो स्टेप बना रहे। आर येट टू हेल्प, ये हेल्प करेगा एनजेंडर अ मीनिंगफुल रिकवरी, अगर हम एक मीनिंगफुल रिकवरी चाहते हैं तो उसके कॉज के लिए ये हेल्प करेगा। इन्फ्लेशन कॉन्टिन्यूस, जो महंगाई है वो लगातार बढ़ ही रही है, टू डिस्क्वाइटिंगली होवर अराउंड द 6% अपर बाउंड ऑफ इट्स मैंडेटेड टारगेट। मैंडेटेड टारगेट जो होता है वो 4% अगर है तो ये नॉर्मल है, इससे 2% ऊपर जा सकता है, दैट इज द 6%, और हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। 2% नीचे भी अगर सस्ता हो गया सारा सामान, 4 के आसपास ओवर होना चाहिए, बट वो 6 के आसपास हो रहा है, तो एक ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रखी है, जो कि सबसे ज्यादा हो रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गवर्नर दास एक्नॉलेज्ड, इन्होंने ये चीज समझी है, मानी है कि जो आरबीआई के प्रेडिकामेंट है, क्या हो सकता है सिचुएशन, when he said before the onset of the pandemic, पैंडेमिक के आने से पहले, onset मतलब होता है शुरुआत, पैंडेमिक की शुरुआत से पहले, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस वर वेल एंकर्ड एट 4%, वो तब 4% के आसपास ही थी, जो अब 6% हो रखी है। द गेन्स फ्रॉम विच नीड टू बी कंसोलिडेटेड एंड प्रिजर्व्ड, उसमें से जो भी गेन किया गया है, जो भी हमें प्राप्त हुआ है, उसे कंसोलिडेट यानी मजबूती से प्रिजर्व करने की जरूरत है। स्टेबिलिटी इन इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट में स्टेबिलिटी आ जाए, यानी महंगाई और आगे ना बढ़े। फोस्टर्स क्रेडिबिलिटी, यही क्रेडिबिलिटी को बढ़ाती है ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, कि आपने अच्छा काम किया है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क सही बनाया है कि नहीं। एंड ऑगर्स वेल फॉर एंकरिंग, साथ में ये एक तरीके का संकेत देती है फॉर एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, कि क्या इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बन पाएगा अगर पहले एक बार स्टेबिलिटी होगी, तब, ओनली तब। दिस इन टर्न रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, और अगर ऐसा होगा तो इससे अनसर्टेनिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए वो थोड़ा कंफर्टेबल कंडीशंस में होंगे। इंक्रीजेस एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, एंड दस इज ग्रोथ प्रमोटिंग हो जाएगी। ये चीजें हो जाएंगी कब, जब हमारा इन्फ्लेशन रेट स्टेबल हो जाएगा, तब। ओके, इट इज दिस वाइटल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेमिट, ये क्या होगा भाई, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेमिट की जरूरत है।
रेमिट का मतलब एक तरीके का सपोर्ट दैट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज टेम्पररली सेट असाइड, जिसको फिलहाल अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने थोड़ा साइड कर रखा है इन दी वेक ऑफ कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है इस वजह से एंड इट्स ब्रूटल इंपैक्ट की वजह से, इसलिए फिलहाल अभी कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा है आरबीआई की तरफ से। वाइल दी सेंट्रल बैंक फोकसेस, आरबीआई ये फोकस कर रही है किस पर, इट्स एफर्ट्स ऑन यूजिंग ऑल अवेलेबल पॉलिसी टूल्स, जितने भी और तरीके हो सकते हैं पॉलिसी टूल्स उनका इस्तेमाल किया जाए टू साइमल्टेनियसली प्रिजर्व फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रिजर्व किया जा सके एंड सपोर्ट अ ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिवाइवल, और एक ड्यूरेबल लंबे समय तक चलने वाला इकोनॉमिक रिवाइवल बन पाए। ओके, तो और कोशिशें की जा रही हैं, स्टेप और क्या उठाए जा सकते हैं। स्टिल उसके बावजूद भी फिर भी द सेंट्रल बैंक्स का जो आउटलुक है फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन शोज, वो ये दिखाता है इट इज कॉग्निजेंट ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज, कि ग्राउंड रियलिटीज से तो वो बिल्कुल वाकिफ हैं एंड द लिमिट्स टू इट्स पॉलिसी ऑप्शंस, और पॉलिसी ऑप्शंस की लिमिट से भी वो वाकिफ हैं कि कितने उनके पास तरीके, वो भी क्या ही कर सकते हैं। ये है अभी अपने पास ऑप्शन पैराग्राफ नंबर 1। सबको समझ में आ गया तो मुझे बताएं जी सर हमें समझ में आ गया है सर, डन, सीख गए। एक बार सब लोग मुझे बोले जी सर समझ में आ गया कि क्या यहां पर चल रहा है। आरबीआई अपने स्टेप उठाने की बात ये कह रहे हैं, आरबीआई कह रही है कि अभी हम नहीं उठा सकते, कुछ अपने पास लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन टारगेट जो था वो आपका 4% होता है, 6% अपर लिमिट है, वो उससे भी ऊपर बढ़ रहा है। स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, स्टेबिलिटी आ जाएगी इन्फ्लेशन रेट में, तो इससे क्या है जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे इन्वेस्टर का यहां पर क्रेडिबिलिटी जो अपने मॉनेटरी पॉलिसी की है वो बढ़ जाएगी। ये करके यहां तक बात हुई है। ओके, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया? एक बार सब लोग यस सर बोले, जी सर समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ाऊंगा, आराम से समझ में आएगा, ऐसे ही पढ़ना आपको भी है। असर्टिंग, असर्ट मतलब होता है ये क्लेम करना, ये कहना, असर्टिंग दैट, ये क्लेम करना दैट डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इंडिया के अंदर ही डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हैज स्टार्टेड टू रिकवर, अब रिकवर होना ये शुरू हो चुकी है विद एबिंग ऑफ द सेकेंड वेव, सेकेंड वेव के कम होने से। The MPC, Monetary Policy Committee, MPC, the MPC is hopeful, अब MPC होपफुल है ऑफ अ बाउंस बैक, की एक बाउंस बैक होगा इन रूरल डिमांड में, रूरल डिमांड फिर से बढ़ सकती है ऑन द बैक ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट में रिमेनिंग रेजिलिएंट, जो कि हमेशा रेजिलिएंट रहती है, क्योंकि रेजिलिएंट का मतलब ये बहुत जल्दी अगर नीचे डाउन हुई तो फिर ऊपर भी बहुत जल्दी आ जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो एक ये उम्मीद है। कपल विद अर्बन कंजम्पशन रिकवरिंग, साथ में यह भी उम्मीद है कि अर्बन कंजम्पशन इसमें भी रिकवर हो सकता है एज द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स रीबाउंड विद द लैग, अब दोबारा से अभी जो लैग हो रखा था, रुकावट थी, फिर से रिबाउंड होने लग गए हैं। एंड एज इंक्रीज वैक्सीनेशंस, क्योंकि बढ़ा हुआ जो वैक्सीनेशंस है इसने भी हेल्प करी है। रिलीज पेंटअप डिमांड, जो डिमांड अभी तक पेंटअप थी, पेंटअप का मतलब दबी हुई थी, रुकी हुई थी, वो दबी जो पेंटअप डिमांड थी, पेंटअप का मतलब आपके अंदर की डिमांड है, आप निकाल ले रहे हो, क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, इस वजह से वो डिमांड अब रिलीज हो सकती है क्योंकि अब वैक्सीनेशन तेज हो गया है। समझ गए ना? हाँ बोल देना जी सर समझ गए। तो यार कभी कभी शब्द निकलते ही नहीं है, फंस जाता है जीभ में कहीं। However, given that, ये चीज ध्यान रखते हुए that underlying conditions, जो conditions हमारे सामने हैं are still weak, वो अभी भी weak है, and the current situation index of consumer confidence, जो अभी करंट सिचुएशन इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, इन इट्स ओन जुलाई सर्वे इज स्टिल स्टक नियर द ऑल टाइम लो पोल इन मे, जो अभी मई में देखा गया वो ऑल टाइम लो ही रहा है। द आरबीआई हैज रिटेन इट्स फुल ईयर जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट एट 9.5%, फुल ईयर का तो ये फोरकास्ट रहा था पहले जो उन्होंने किया था। द फैक्ट ये है दैट इट हैज एट द सेम टाइम लोअर्ड, और उसी वक्त इन्होंने अपना फोरकास्ट भी लोअर किया क्वार्टर 2, 3, 4 ग्रोथ प्रोजेक्शन का। इट मेड जस्ट 2 months अगो, जो 2 महीने पहले इन्होंने किया था फोरकास्ट। तो जब फोरकास्ट एकदम से बदल रहा है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो काफी बदल रहा है। इससे पता होता क्या है कि स्टेबिलिटी नहीं होती ना तो फोरकास्ट बदल जाता है।
स्टेबिलिटी नहीं होती तो फिर जो फोरकास्ट में आता है वो रियलिटी में वैसा होगा कि नहीं, उस पर डाउट ही बना रहेगा। सिचुएशन बदली तो ग्रोथ बदल जाएगी, वेव आ गई फिर से तो फिर वो एकदम डाउन हो जाएगा। ये करके दिया है बाय बिटवीन 0.5 से 0.9 परसेंटेज पॉइंट्स, इसके बीच में मतलब इनका फोकस रहा। बी लाइज द अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है इन इट्स आउटलुक, वो हमें पता चल रहा है कि बात तो सही है, इसके आउटलुक में अनसर्टेनिटी इससे बनी हुई है। विद द मॉनसून रेनफॉल डेफिसिट, एक बार फिर से जिस जगह पर मॉनसून रेनफॉल डेफिसिट हुआ है यानी कि बारिश जहां पर कम हुई है, वंस अगेन वाइडनिंग द -4% एज ऑन August 8, ये फिर से यहां पर -8% तक, -4% तक का इनका प्रोजेक्शन में कमी हो गई। लेटेस्ट खरीफ सोइंग एस्टीमेट जो है रिवीलिंग एन ऑलमोस्ट 23% शॉर्टफॉल, ये इसमें शॉर्टफॉल हुआ है। एंड कंपोजिट पीएमआई डेटा फॉर जुलाई शोइंग अ परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन, इसमें भी दिख रहा है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सिकुड़न हो रही है इन बिजनेस एक्टिविटी एंड कंटिन्यूइंग जॉब लॉसेस, ये सब देखने को मिल रहा है। इट इज हार्ड टू सी इधर अ नियर टर्म रिवाइवल इन डिमांड, तो थोड़ा मुश्किल है कि जल्दी ही कोई डिमांड में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, और इन ईजिंग इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जो बढ़ती हुई महंगाई है उसमें ईज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है। फ्रॉम सीरियल और एडिबल ऑयल प्राइसेस में, क्योंकि ये प्राइसेस भी बढ़ ही रहे हैं। अपने पास इस बार बारिश तो ज्यादा हुई है, याद है हम लोगों ने एक दिन आर्टिकल पढ़ा था कि बारिश ज्यादा हुई है इस साल, अबव एवरेज बारिश हुई है, लेकिन वो बारिश अलग अलग जगह पर हो गई। मुंबई महाराष्ट्र में बारिश होती थी हर बार, लेकिन इस बार ज्यादा हो गई। क्या वहां पर जरूरत है बारिश की? जहां खेती हो रही है वहां जरूरत है बारिश की, वहां नहीं हुई, वहां कम हो गई बारिश। मतलब जहां जरूरत है वहां हुई नहीं, जहां जरूरत नहीं है वहां हो गई। ओवरऑल देखा जाए अबव एवरेज हो गई। दैट इज द पॉइंट, समझ गए? एडमिटिंग दी प्राइस प्रेशर जो है उसको भी एडमिट करते हुए आरबीआई हैज आल्सो रेज इट्स फिस्कल ईयर इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, इन्होंने भी अपना फिस्कल ईयर इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो है वो बढ़ा दिया है बाय 60 बेसिस पॉइंट्स, जो 5.7% था। ऑल्सो विद वन ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ द एमपीसी, 6 में से एक मेंबर थे जो कि अग्री नहीं कर रहे थे, डिसेंटिंग एंड वोटिंग अगेंस्ट द लैंग्वेज ऑफ द पॉलिसी स्टांस, जो फिलहाल इनके पॉलिसी स्टांस है वो उसके अगेंस्ट थे। इट सीम्स क्लियर, एक बात क्लियर है, द सेंट्रल बैंक में सूनर देन लेटर हैव टू बाइट द बुलेट, उन्हें ये चीज समझनी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी, मतलब ये जो परेशानी वाला है उसको झेलना पड़ेगा, एंड स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग रेट्स को नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ेगी इफ इट वांट्स टू अवॉइड अंडरमाइनिंग इट्स ओन क्रेडिबिलिटी। अगर आरबीआई खुद चाहते हैं कि कोई उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन ना हो तो बाय डिलेइंग स्टेप्स टू रीन इन इन्फ्लेशन, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट किया जाए, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, रीन इन का मतलब कंट्रोल, उसको लेकर अभी भी कोई स्टेप नहीं उठाए जा रहे, डिले ही किया जा रहा है। तो अगर ऐसा रहेगा तो इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ जाता है कि यार आप फिर कर क्या रहे हो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की फिर पॉलिसी कैसी है। और ये देखो इसका इंपैक्ट आम आदमी पर ऐसा डायरेक्टली नहीं पड़ता है, आम आदमी पर इंपैक्ट पड़ता है थोड़ा करके पड़ता है, बट क्या है ना, बड़े लेवल पर इंपैक्ट पड़ता सब पर है। जब कभी कोई इन्वेस्टर होता है, वो इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो अपना पैसा लगा रहा होता है, तो उसको लगता है कि अनसर्टेनिटी है, तो फिर वो क्यों पैसा लगाएगा, उसने पैसा लगाया, उसको देखकर जब कोई दूसरा आ रहा होगा तो वो देखेगा कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। साथ के साथ पॉलिसी वैसी नहीं है, आपके पास अनसर्टेनिटी है बट आपने पॉलिसी कुछ ऐसी बनाई कि अनसर्टेनिटी को आप सर्टेनिटी में कन्वर्ट कर पा रहे, तो कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा। दैट इज द पॉइंट, समझ में आ रही है बात, है ना? ये आपका आर्टिकल नंबर 2। उम्मीद है दोस्तों आपको सबको समझ में आया होगा कि कैसे करके क्या क्या बात यहां पर बोली जा रही है, कैसे कैसे करके हमने सब पढ़ लिया। सबको अच्छा लगा है तो एक बार जरा लाइक बटन में प्रेस करके मुझे बता दें, जी सर हमें बिल्कुल अच्छा लगा है, हमें बिल्कुल समझ में आया। एक और काम आप लोगों के लिए, आप सब लोग एग्जैक्ट 7 AM पर आया करो, ठीक है? कोई भी आप लेट मत हुआ करो, कभी भी एग्जैक्ट 7 AM हुआ और आप लोग आ जाया करो, ठीक है? रेगुलरली 7 AM पर आप यहां पढ़ो, और अभी इसके 1 घंटे बाद यानी कि 9 AM पर हम YouTube पर क्लास कर रहे हैं। आज सेशन नंबर 13, आज सेशन नंबर 13 है। डेली 20 क्वेश्चंस हम लोग यहां पर कर रहे होते हैं, तो आप दोस्तों यहां पर मिलेंगे। बाकी शाम के 4 बजे 4 PM पर दोस्तों हम डेली कर रहे होते हैं अनअकैडमी स्पेशल पर टेस्ट,
तो रेगुलरली ये आप करते जाओ, इतना ये आपकी साइकिल बनती चली जाएगी और इंग्लिश में लगता है यार मैं वीक हूं, वो वीकनेस आपकी खत्म होगी। लेट्स सी हाउ आप क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो ठीक है, सिंपली आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, स्पेशल क्लासेस से मिलती है। ठीक है, ऐप डाउनलोड किया, मेरा नाम ढूंढना विशाल परिहार, ये काम अभी कर लेना क्लास के तुरंत बाद, मुझे फॉलो करना, मेरी प्रोफाइल में आना, तो जैसे लिखा हुआ है प्लस वैसे लिखा होगा स्पेशल, स्पेशल के टैब में आओ और स्पेशल की क्लास को देखो। क्लास को देखने के लिए अगर कोई कोड मांगेगा तो आपके पास ये कोड है AVP10, टीम AVP का कोड AVP10 लगाना, क्लास आपकी ओपन हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जब आप इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, सब्सक्रिप्शन क्यों लेंगे, क्योंकि अभी आपके पास अगर मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो मेंस के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं 11 से, IBPS क्लर्क के लिए ट्राई कर रहे हो तो उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों 18 से। तो दोनों के लिए आपके सामने बैच है। उसके लिए आप क्या करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन की स्लाइड में आना, वहां पर भी आप सेम यही कोड लगाना AVP10। तो होगा क्या, आपके हर एक मंथ की फी आपकी कम हो जाएगी, 12 महीने की फी प्लान को चूज करना, 5850 फी हो जाएगी आफ्टर 10% डिस्काउंट, और आपने इसका पेमेंट कर देना है। तो इस कोड का इस्तेमाल यहां पर भी हो जाएगा, आपका 10% ऑफ हो जाएगा। आपका ये क्लास कैसे मिलेगी, जैसी सब्सक्रिप्शन हो गया आप क्लास में आएंगे, ऐसे टीचर का नाम सर्च करना है, प्रोफाइल में आना, उनकी क्लास देख लेनी है, ये काम आपको करना है। ऐसा नहीं कि सब बैंक सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो सिर्फ एक ही टीचर की क्लास मिलेगी। बैंक सब्सक्रिप्शन मतलब ऑल द एजुकेटर्स जो बैंक में पढ़ा रहे हैं सब पूरा सब्सक्रिप्शन मिलता है कंप्लीट। सब्सक्रिप्शन ले लोगे आप तो ये बेनिफिट आपके सामने यहां पर आ जाएगा। 11 तारीख से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं मेंस का बैच, और इसके अलावा 18 से हम करें IBPS क्लर्क को लेकर मेंस में, SBI क्लर्क मेंस है, RRB PO मेंस है, RRB क्लर्क मेंस है, तो इसमें हम लोग यहां पर पढ़ रहे होंगे। ओके, इसके अलावा दोस्तों आप में से हर कोई अनअकैडमिक कॉम्बैट जरूर दिया करो, आपके लिए बेनिफिट होता है, हर संडे होता है, तो इस संडे भी होगा। जब आपसे ओपन करोगे एनरोल करने के लिए यहां भी कोड मांगेगा, इस कोड का इस्तेमाल करना, आपका ये एनरोल हो जाएगा। कोई और दिक्कत समस्या आए दोस्तों मुझे जरूर बताना, मेरे कमेंट में आप लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप में सभी लोग जिन्होंने बैंकर्स वे का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। आपकी इंग्लिश की PDF से लेकर सारी PDF हम लोग वहां पर अपलोड करते रहते हैं, पुरानी भी PDF है, आप जाकर डाउनलोड कर लेना, आपके काम की रहेंगी। ठीक है, खत्म करते हैं दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग 1 घंटे बाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।